सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नाजरीन, आज 25 दिसंबर है, बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत। खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तानी कौम बानी पाकिस्तान का यौम विलादत जोशो खरोश से मना रही है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली की तकरीब सजाई जा चुकी है। तमाम सियासी रहनुमाओं ने कायद आज़म के उसूलों पर कुर्बान होने के पैगाम दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि कायद आज़म उसूल पसंद और सच्चे रहनुमा थे, जिनकी सियासत झूठ से बिल्कुल खाली थी। कायद जो कहते थे वही करते थे। कायद का पाकिस्तान को लेकर एक विजन था। आज तमाम सियासी क़यादत इस पर तो मुत्तफिक है कि कायद आज़म अलैहिर्रहमा के इसी विजन और उसूलों पर चलकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। लेकिन सितम यह है कि यह विजन सिर्फ पैगामात तक महदूद है, कोई इसे लाहेअमल बनाने के लिए तैयार नहीं। आप देख लें, जैसे ही 25 दिसंबर गुजरेगा, सारे पैगाम देने वाले कायद आज़म के उसूलों और विजन के खिलाफ काम करते दिखाई देंगे। यही है हमारी पस्तियों की असल वजह, कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं। हम किताबों में बच्चों नौजवानों को कायद का विजन पढ़ाते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस हकीकी ज़िंदगी में ये कहीं नज़र नहीं आता है। इसीलिए कायद के पाकिस्तान और हकीकी पाकिस्तान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क आ गया है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, मगर अब इस्लाम सिर्फ नाम में ही रह गया है। मुल्क का कानून और दस्तूर कायद आज़म ने कुरान को करार दिया था, मगर हकीकत में हमें कहीं नज़र नहीं आता। कायद आज़म सियासत को इबादत का दर्जा देते रहे, अब सियासत तिजारत बनकर रह गई है। कभी कोई तरक्की खुशहाली का ख्वाब बेचकर हुक्मरान बन जाता है, कोई एशियन टाइगर के नाम पर धोखा देकर चला जाता है। अब एक बार फिर इंतखाबात का दौरा है, लेकिन आप देख लें कि पूरे मुल्क में क्या गोरख धंधा चल रहा है, कैसे एक दूसरे की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, सियासी इंतकाम का शोर मचा है। शफाफ इंतखाबात कैसे मुमकिन होंगे, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इसी से आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करें नईम पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब नहायत सीनियर वकील, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक, सेनेटर हैं। नईम पंजोता साहब, अब एक और मरहला शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी तो हो गए, अब स्क्रूटनी का लम्हा है, और स्क्रूटनी में पता लग रहा है कोई 12 के करीब महकमे हैं जिनसे स्क्रूटनी करके गुजरना है। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से स्क्रूटनी होगी? आपको लगता है कि आपके लोग इस एक नए आग के दरिया से गुजर पाएंगे? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, और आपका सवाल का अंदाज भी ठीक है कि स्क्रूटनी तो सिर्फ है हमारे लिए, ना PMLN के लिए स्क्रूटनी है, ना पीपल्स पार्टी के लिए है, ना किसी GUI के लिए है, ना परवेज खट्टक को डुप्लीकेट एक जमात बना के फिरता है उसके लिए, किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ PTI के लिए। और अगर स्क्रूटनी से पहले देखा जाए तो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए दुश्वारी भी सिर्फ PTI के लिए थी, और इससे पीछे चले जाए तो सारे क्रैकडाउन भी PTI के लिए थे। 16 महीनों में जो जुल्म हुआ वो भी पूरे पाकिस्तान के साथ तो हुआ ही हुआ, PTI के साथ भी पूरा जो है जिस तरह से किया कि वो आप सबके सामने है। अब रही बात स्क्रूटनी की हद तक, तो किसी तरह से इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि स्क्रूटनी में लोगों को बाहर किया जाए। उसमें बहाने ये बनाएंगे कि ये बंदा जो है इसकी सिग्नेचर ठीक नहीं है, कोई इश्तिहारी है वो सामने नहीं आया, इश्तिहारी जमा नहीं करवा सकता। तो इसके ऊपर बड़ा कानून वाज़ेह है, और कोई भी इश्तिहारी अगर होता है तो उसके पेपर रिजेक्ट इस बुनियाद के ऊपर नहीं किए जा सकते कि वो प्रॉब्लम ऑफेंडर है। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर जिक्र हुआ है और वज़ाहत हुई है कि कोई इश्तिहारी भी अपने पेपर जो है वो जमा करवा सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। वो इलेक्शन बंदा नहीं लड़ सकता जो जब तक इसको सजा ना हुई और वो नाअहल जो है वो ना हुआ, जैसे नवाज शरीफ साहब हुए हैं। दूसरे नंबर पर बात यह है कि आप पेपर्स जमा करवाने के हवाले से भी थोड़ी सी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अभी भी हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पेपर्स अभी तक नहीं लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप तमाम जमातों को, स्पेशली PTI को नहीं दे रहे लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 3 बजे का टाइम मिला, और उसके ऊपर मशावरत के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम चीफ सेक्रेटरीज IGs को जो है मरासला जारी किया। उसके बावजूद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग इस वक्त MPOs के ऑर्डर जिन्होंने जारी किए, जिन्होंने दुश्वारियां की, जिन्होंने लोगों को उठाया हुआ किया, उनके तायद कुरिंदे, तजवीज़ कुरिंदे, उन्हीं को मरासला जा रहा था। तो उन्होंने एग्जीक्यूट कैसे करना था? उसका तरीका ये था कि या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाती, लोगों को अगवा और ये सारा सिलसिला प्रोपेगेंडा एक ड्रामा बनाई इसलिए किया। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं ले सकते थे तो फिर ऐसे अफसरान वहां पर बिठाए जाते, IGs और चीफ सेक्रेटरीज वगैरह, जो कि न्यूट्रल होते। और अगर कोई गैर कानूनी काम किसी सूबे के अंदर होता तो उसके सबसे पहले उसके सरबराह को हटाया जाता,
फिर जो है उसके ऊपर लोग भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल तौर पर अपना काम कर रहा है, और उसने एक 22 जो अफसर वहां पर आईजी है, चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उसको हटाया है। अगर नून लीग के नुमाइंदे ही लगे होंगे, आईजी इस्लामाबाद नून लीग के लगा होगा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नून लीग का लगा होगा, जो आज चेंज हुआ है, तो फिर उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि वो आरओ जो सारे एमपीओज और पानी छोड़ रहे हैं हमारे बच्चों के अंदर, कि वो हमें किस तरह से इंसाफ देंगे, हमारी एप्लीकेशन लेंगे, हमारी स्क्रूटनी से हमें पास करेंगे? वो तो हर तरफ तारे लगाएंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ मैदान में ना होता। अच्छा, ये खदशात आपके अभी तक कायम है। कामरान मुद्दत साहब, आप तो चूंकि वकील भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, एक हिस्ट्री भी आपके सामने है, आपने ज़ाहिर है दौर भी देखा, एक डिक्टेटरशिप का दौर अभी हाल ही में हमने देखा। ये बताइएगा कि ये अभी आज डॉन की खबर है कि एमपीओ के तहत एक शख्स गिरफ्तार था, वो बाहर आता है तो उस पर गाय की चोरी का मुकदमा हो जाता है। ये सब कुछ हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने अब आज आकर 3 जो लोग हैं आखिरकार जिस तरह भी तौहीन का एक डरावा देकर उनको तब्दील करवा लिया। तो आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है? एक बात तो आपने कहा ना कि डिक्टेटरशिप का दौर भी देखा है हमने, वो 4 साल का दौर भी देखा है, और जो कुछ उसमें हमारे साथ होता रहा है वो भी हमने देखा भी है और सहा भी है। बहरहाल इसके बावजूद अगर कोई गलत हो रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम पे जो कुछ कल होता रहा था, जब इनके दौर में जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था, मगर हमारे हाथों से इनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और कोई ऐसा नहीं है कि जो हम इनको कोई वो कर रहे हैं, बल्कि अभी भी इनके बहुत सारे लोग हैं वो जब उनको कोई लीगल साइड पे कोई मशवरा चाहिए होता है वो मशवरा देते हैं, और हम प्रोफेशनल लोग हैं, और प्रोफेशनल लोग जो है ना वो दुरुस्त मशवरा देते हैं। तो ऐसा हमारे पार्ट पे ऐसा नहीं है, और अगर हो रहा है ऐसा कहीं हुआ है तो उसकी मजम्मत की जाती है पार्टी की तरफ से। अच्छा, ये सर अब 3 लोग, आहत चीमा साहब को बदला गया, आईजी इस्लामाबाद, डीसी इस्लामाबाद, ये इतना अरसा क्यों लग गया इलेक्शन कमीशन को आपकी नज़र में? क्यों इलेक्शन कमीशन लिखता है, कहता है जी आईनी तौर पर इख्तियार है इनको बदलें, वो नहीं बदले जाते, फिर आहत चीमा साहब की बात आती है वो भी नहीं उनको तब्दील किया जाता, अब आकर बदलना आपके ख्याल से ये दुरुस्त है या बहुत देर हो गई? सामा साहब, क्या ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है? क्या इससे पहले पाकिस्तान में इसी तरह से नहीं होता रहा? अब मैं नाम लूंगा तो मेरे अपने दोस्तों के नाम आ जाएंगे। चलिए मैं आप ले लेता हूँ, अली जफर साहब जो है वो इससे पहले वाली 2018 से पहले वाली केयर टेकर में थे ना, उसके बाद जो है ना वो द मोमेंट जो है ना वो पीपल्स पार्टी ये पीटीआई, उसके बाद पीटीआई में आ गए ना, इस तरह से नाम लेते जाएंगे तो फिर उसमें जो है वो नाम आते जाएंगे। ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल गलत बुनियादों पे खड़ा है, और जो दुरुस्त बुनियाद होती है वो आपके अंदर होती है। आपने अल्लाह के बाद अगर किसी को जवाब देना होता है तो वो अपने ज़मीर को जवाब देना होता है। पब्लिक इन 2 चीज़ों के बाद, अल्लाह के बाद और ज़मीर के बाद कहीं पे स्टैंड करती है। पब्लिक को जो है आप धोखा दे सकते हैं, ना अल्लाह पाक को धोखा दे सकते हैं, ना अपने ज़मीर को धोखा दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये नई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर नाम लेंगे तो बहुत कुछ जो है ना वो होगा, और ये सिर्फ आज नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये निज़ाम की गलती है, निज़ाम को दुरुस्त करना हो। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं नई नहीं है, लेकिन सर मुझे नहीं याद, 3-4 इलेक्शंस तो हमने भी दौर साफ़ी देख लिए हैं, उससे पहले ज़ाहिर बचपन का दौर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर लिखा जा रहा है, आरओज लिख रहे हैं, और पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि जनाब ना आईजी हमारी सुन रहा है, ना चीफ सेक्रेटरी सुन रहा है, उनको कहा, उनको बताया, उनको लिख कर दे रहे हैं, हर तरह से कहा जा रहा है। नीचे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लिख रहे हैं कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी की जा रही है, लोगों के साथ की जा रही है, हमारी कोई नहीं सुन रहा, पुलिस इस तरह से कर रही है। तो ये तो शायद कम हमने देखा हो कि खुद आरओज अफसरान लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का पंजाब का हेड लिख रहा है कि यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, आइन में हमारा इख्तियार है लेकिन हमारी सुन कोई नहीं रहा, और वो आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है, मुझे पता नहीं है, मैं बलूचिस्तान में बैठा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। मगर आपको फखरुद्दीन जिब्राहिम जो है ना वो कितने ऑनेस्ट आदमी थे, कितने बाउसूल आदमी थे जी। उसकी नाक के नीचे सारा कुछ हुआ ना, तो अल्टीमेटली वो बेचारा जो है ना उसने सारी उम्र इज्जत कमाई थी, और वो इज्जत के बगैर जो है ना वो रुखसत हुआ इस ओहदे से। तो ये चीजें जो है ना वो गलती जो है वो सिर्फ एक पार्ट पे ना मानिए, अगर माननी है गलती तो फिर सारी जहाँ पे गलत है ना, अगर कल में कोई गलत था उसको भी मानिए, आज में कोई गलत है उसको भी मानिए। ये आधा गिलास जो है ना वो भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है, इस तरह से ना करिए। निजाम जो है ना वो सारे का सारा खाली है,
और ये सारा के सारे खाली के निज़ाम को जो है ना अगर हमने दुरुस्त करना है तो फिर आप अपने आप को दो चीज़ों के सामने जवाबदेह बनाए। तीसरी चीज़ का जवाब जो है ना वो फिर बाद में आता है। ठीक, पंजोता साहब, ये दो बातें, एक तो जो पिछली गलतियां उनको भी माने कि 2018 में किस तरह से हुआ वो अलग, लेकिन एक चीज़ क्या आप अप्रिशिएट करते हैं, आप समझते हैं कुछ रवैया आपके लिए बदला है इलेक्शन कमीशन का, 3 लोगों की तब्दीली जिसका आप कहते भी रहे, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो खतूत आए, जिसका मैंने जिक्र किया, आरओज़ का डिस्ट्रिक्ट आरओ लिख रहा है, फिर पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर लिख कर दे रहा है, और पूरी एक चार्जशीट है वो पंजाब की इंतजामिया के खिलाफ, तो ये तो आपके हक में जाता है सारा। मेरे हक से मुराद जेयूआई के हक में जाता है? नहीं सर, कामरान सर नहीं, मैं पंजोता साहब से मुखातिब, सॉरी सर जी, नहीं पंजोता। देखिए, बात यह है कि किसी तरह से ये हमारे हक में नहीं जाता। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कोई मामला होगा जिसकी वजह से आईजी साहब को और डिप्टी कमिश्नर साहब को हटाया गया है, और अगर देखा जाए तो तमाम जितने अफसरान हैं तमाम को फौर हटाया जाए। आज चीमा वाला मामला भी यूं ही लटका रहा, तमाम लोगों को हटा के उसके बाद जो है न्यूट्रल लोग वहां पर बिठाने चाहिए जो बायस ना हो। और किसी एक फर्द के खिलाफ अगर एक कंप्लेन होती है तो उसे वार्निंग दी जाए, दूसरी कंप्लेन होती है तो उसे उसके ऊपर ये बताया जाए कि आपके खिलाफ अब एक्शन होगा, तीसरी जो है अगर कंप्लेन होती है तो उसे वहां से फारिग किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपने किसी एक जगह के ऊपर नया बंदा बैठा देना है तो वो आकर आती वो जुल्म जबर शुरू कर दे। बेसिकली मकसद ये है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, न्यूट्रल सेटअप बैठा हो, न्यूट्रल लोग बैठे हों। अदलिया से लेने की हम क्यों बात कर रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि वो एमपी के तहत ऑर्डर जारी नहीं करते, वो लोगों को अगवा नहीं करते, वो उस्मान डार के घर में जाकर जो है रात को घुसकर उसकी वाला के साथ बदसलूकी नहीं करते, वो मोहम्मद इलाही की जो वालदा हैं उनसे पेपर छीनने की कोशिश नहीं करते, वो परवेज इलाही के वकील को अगवा करने की कोशिश नहीं करते, वो इंतजार पंजोता के पेपर जमा करवाने के ऊपर ये नहीं कहते कि आप लेट हो गए, हालांकि 3:30 बजे वो वहां पर पहुंच गए थे, और वो पेपर लेने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसा काम जजेस नहीं करते। तो हम इसलिए कह रहे थे कि ऐसे होने चाहिए, आरओ जो है वो अदलियत से होने चाहिए, डीआरओ जो है अदलियत से होने चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन से पहले ही आप जो है वो धांधली शुरू कर देंगे तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा? दूसरे नंबर पर बात यह है कि शायद पीएमएलएन को स्पेशली ये लगता है कि वो धांधली के जरिए से लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे या लोगों के ऊपर जो है ना वो मसलन के ऊपर बैठ सकेंगे। बात यह है कि जितनी 25 करोड़ आवाम है ना जी, उसका मुल्क है, उसमें आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख 30 लाख कितने लोगों के ऊपर आप काबू पा सकते हैं, कितने आप धांधली कर सकते हैं? यही आपके साथ होगा जो ज़मीनी इंतखाबात में 2022 के अंदर हुआ, जो जैसे उस वक्त मुजीबुर रहमान के साथ जो है और भुट्टो वाला मामला, उस वक्त भी उन लोगों के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की थी और लोगों ने रिजल्ट दिया था। मिसालें आपके सामने पड़ी हैं। तो जब आवाम का समंदर निकलता है ना, फिर कंट्रोल नहीं हो पाता। इनको शायद यही वहम है कि कंट्रोल कर पाएंगे, ये किसी के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, वहां पर सेटिंग कर लेंगे, किसी के साथ सेटिंग के साथ सीट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, वहां पर जो मजबूत उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी से उनको बाय करवा के, किसी को अगवा करवा के, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके, किसी के रेड वारंट जारी करवा के, तो उनको मैदान में ना उतार के, अगर इतनी आप शेर हैं, शेर का निशान है आपका, तो फिर आप आए, मुकाबला करें और ये कहें कि हम सियासी जो हमारे हरीफ हैं हम उनके साथ मुकाबला करेंगे। जो लोग किसी मुकदमे में इन्वॉल्व हैं उन्होंने अपने मुकदमे फेस करने हैं। आप लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, ये क्या मुकदमे का हिस्सा है कि उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, उसको अगवा करना है, उसके रिश्तेदारों को जो है उठाना है, उसके रिश्तेदारों के घर सील करने हैं, उसके दोस्तों के घर सील करने हैं कि वो इतना दुनिया से तंग आ जाए कि वो खुदकशी की तरफ जाए या पार्टी छोड़े या रूपोच हो जाए या इस तरह का करे। तो ये इस तरह से आप कैसे फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर करवा सकते हैं? इन चीजों से बात आ जाए। वोट को अगर इज्जत देनी है तो फिर वोट को उनकी अपनी मर्जी से उनका हक इस्तेमाल करने का जो है मौका दिया जाए। ठीक है। दोस्त खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। दोस्त खोसा साहब, अभी तक जो कुछ हो चुका है पंजाब से आप बिल्कुल बाखबर होंगे, खुद आप इस वक्त सियासत में भरपूर तरीके से हैं। आप समझते हैं कि ये जो बुनियाद अभी तो रख दी गई इलेक्शंस की, अब स्क्रूटनी के अमल में हम आ रहे हैं, पहले से पहले कागजात नामजदगी जमा कराने का मामला था, उसमें इलेक्शन कमीशन के अपने खतूत सामने आ गए हैं, ये किस तरह के इलेक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो उसामा साहब पहले दिन से आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात जो है वो सुन रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से ही इस चीज़ को हाईलाइट किया, एक तो लाडला प्लस और उसके बाद जो फेवरेटिज्म और जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्होंने अपने खदशात उठाए, बरकरार हैं उसी तरह से।
आज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो हैं वो बैक डेट्स के अंदर फंड्स जो हैं, डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो डिस्पर्स किए जा रहे हैं एमएलएन के कैंडिडेट्स के कहने पे। सो फेवरेटिज्म तो वाज़ेह है, लेकिन फिर मैं वही बात, थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी जो भी आपके दूसरे मेहमान थे उनकी, कबूलियत जो है वो तो शायद किसी शख्सियत की हो गई हो, लेकिन मकबूलियत उसकी नहीं है और उसका नतीजा वो लोग इलेक्शंस में उठाएंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जी सर, लेकिन ये भी कहा जाता है कि शायद पीपल्स पार्टी फिर भी साथ देगी बाद में, जो भी हुआ, जो भी सेटअप आया उसमें हो सकता है दोबारा इकट्ठे हों। सर देखें, बात की है, उसमें क्या नताइज निकलते हैं। मुमकिन है कि नून शायद इस पोजीशन में हो कि उनको हमारी सपोर्ट करनी पड़ जाए, हम इस पोजीशन में हो कि शायद हमें दीगरान की सपोर्ट लेनी पड़ जाए। ये तो फिर कल की बातें हैं ना, जो कल होंगी तब देखा जाएगा। बट इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ये है कि ये एक पार्टी का निशान उड़ा दिया, उनके कैंडिडेट्स पे हर तरह की पाबंदी लगाई जा रही है। तो कंट्रोवर्शियल तो ये लोग खुद कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को, आने देते, लेट द पीपल डिसाइड कि कौन उनके लिए बेहतर है और कौन नहीं। ठीक। अच्छा मुर्तज़ा साहब, चूंकि JUI का स्टांस था, फजलुर रहमान साहब ये कहते रहे 2018 में कि जी पार्लियामेंट जाली है, इसमें जाना ही नहीं चाहिए, और उसके बाद फिर जाहिर है कि जो हुआ फिर जाना पड़ा, मामलात हुए सब। तो तब अगर इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल आप कहते हैं जी माजी की गलतियां करें, चलिए मान लेते हैं जी माजी की गलतियां थी, तो अब सिस्टम आप कहते हैं है ही ऐसा, तो फिर इसी तरह के इलेक्शंस होंगे और इनको सबको मानना पड़ेगा जैसे भी हुए कामरान मुर्तज़ा साहब, और उससे क्या आप समझते हैं स्टेबिलिटी आ जाएगी या कोई फिर उन पर एतराज कर रहा होगा? अभी खोसर साहब के अपनी जगह खदशात हैं। देखिए, सिस्टम को दुरुस्त होना चाहिए। ये जदोजहद जो है वो इसलिए होती है कि उसमें सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए जितना इस सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज जो है गुज़श्ता 2 अदवार में हुआ है, शायद कभी भी जो है ना वो इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज उसमें बहुत सारे लोग उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि जी एक सिस्टम में तो आप भी शरीक थे, उसमें ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो है खोसर साहब वाले भी उस सिस्टम के इत्यादी थे, उसमें उनकी भी जो है ना लायबिलिटी वो कर सकते हैं। और उससे पहले वालों ने भी जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया, जिसमें उन्होंने इरशाद हुआ करता था कि आर्मी चीफ वालिद होता है कौम का, और ये बंदे तो मुझे पूरे करके जो है ना वो आर्मी ISA पूरे करके देती थी। तो ये सारा सिस्टम जितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये गलत हुआ है, और इस गलती के अगेंस्ट हम अपनी बात करते हैं। देखिए, इसके अलावा तो अपने मुल्क के अंदर कोई हथियार उठा के तो लड़ाई नहीं कर सकता ना, बात से जो है उससे या दलील से बात कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी बात से हमने लड़ाई की है इस हवाले से वही कर रहे हैं और उसको आगे ले जा रहे हैं, मामले को दुरुस्तगी की तरफ लेके जा रहे हैं, और हम उस कोशिश के जिम्मेदार हैं। नताइज जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं। अच्छा सर, कैसे उसामा साहब अगर मुझे इजाजत दें, जी अगर एक कमेंट कर सकते प्लीज, जरूर। 75 साल के जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस जितने भी हुए उसमें आपने उनके नकायस देखे। अब तो ये बनता था कि जो अगले इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उनमें उन नकायस को सामने रखते हुए बेहतरी की तरफ जाते हैं। हम तो मजीद पस्तियों की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी हम बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं? उसमें अर्ज कर दूं कि जहां तक कानून की बात थी उसको दुरुस्त करने की जो है वो हर मुमकिन हमने कोशिश की, और जहां पे अभी उसको मजीद बावजूद इसके गलत रखा गया उसमें मैंने जाती तौर पे खड़े होकर उस पे एतराज किया। जिन जिन जगहों पे जो गलतियां थी मुझे नजर आई, जाती तौर पे भी उसको जो है जॉइंट सिटिंग में ये मामला उठाया। तो आप सिर्फ जदोजहद के जो है ना वो मुकल्लफ हैं, और इसके अलावा जो है ना आपसे शायद कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा कि नतीजा क्या निकला। नतीजा कुछ भी निकले, नतीजा अल्लाह पाक के हाथ में होता है। मगर आपने अपने तौर पे जो किया, आप देख लीजिए कि 2017 के कानून में जो बेहतरियां की जा सकती थी, मास वाइज सेक्शन 230 के ऊपर भी जितना ऑब्जेक्शन हमने किया था, किसी और साथी ने उसको रेज नहीं किया था। इवन कि PTI के दोस्त बैठे हैं, बाद में उन्होंने मेरे बाद जो है वो बात कर ली थी कि हाँ ये ठीक कह रहा है, मगर उनकी तरफ से भी ये रेज नहीं हुआ था ये मामला। तो जितनी जदोजहद हो सकती है, जो हमारे पास जो जितनी ताकत है उतनी जो है ना आप हमसे वो काम मांगे ना, उससे ज्यादा तो फिर हम मुकल्लफ नहीं है किसी बात की। लेकिन आखिर मेरे पास 1 मिनट है, नहीं मंजूता साहब, अब प्लान क्या है आपका? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड का कह चुकी, डायरेक्शन दे चुकी, फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन ने जूते की नोक पे रखा, इलेक्शन कमीशन को फिर इंतजामिया ने जूते की नोक पे रखा, और वो खुद लेटर लिख रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं कि जनाब ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जाहिर है कंट्रोवर्सी तो मैं नजर आ रही है इलेक्शंस में, लेकिन अगर अब स्क्रूटनी के अमल से आपके लोग ना गुजर सके तो फिर क्या करेंगे आप?
देखें, स्क्रूटनी के अंदर जो है हमारे साथ जो भी मामला आया, जो भी हमारे खिलाफ फैसले आए, तो उसके लिए हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और फिर उसका प्लेटफॉर्म जो है वो उसके लिए जो है हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। दूसरे नंबर पर बात ये है कि ये जो इलेक्शन की आपने बात की है, तो वो बिल्कुल अभी से ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल किसी को बिठाने के लिए पूरा एक प्लान सेट किया गया, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो वो उनके सारे प्लान जो है नाकाम होंगे। 8 फरवरी को कप्तान हो जाएगी हर तरफ, जितनी मर्जी ये धांधली का सोच लें, प्रोग्राम बना लें, क्योंकि लोग खान को चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बल्ला हो ना हो, ये समझते हैं कि बल्ला लेकर खान साहब की मकबूलियत कम हो जाएगी, उसके नियम के साथ खड़े हैं भाई, बल्ले के पीछे सारे पड़े हुए। चले, अभी 8 फरवरी में काफी दिन है, अभी बहुत से मराइल है, देखते हैं आपकी पेशगोई कहां तक दुरुस्त साबित होती है। नईम पंजोता साहब, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब और कामना मुफ्ता साहब, आप तीनों का सर बहुत ब्रेक ले लेंगे न्यूज अपडेट से, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो अगर किसी पर कर रहे हैं हमले सियासी तौर पर, तो उन्होंने निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को रखा हुआ है। क्या वो समझते हैं कि अगर उन्हें टफ टाइम देना है या पंजाब में अगर वोट लेना है, उनका टारगेट वो है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में वो कंफर्टेबल शायद अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि नून लीग को टारगेट पर रखा जाए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। इलेक्शन से पहले हर जमात के लिए अपने अपने चैलेंजेस हैं, जिनमें नून लीग के लिए चैलेंज है कि किस तरह से माजी के अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है, अपनी जमात के अंदर किस तरह से लोगों को मनाना है, और फिर इसके साथ साथ जो नज़र आ रहा है, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, काफ लीग हो, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट, वो मामला भी अभी तक संभलता नज़र नहीं आ रहा। खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से ज़्यादा निशाना PTI नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग है। बिलावल बार बार बात करते हैं मियाँ साहब की, आज भी वो अगर जुमला कोई कह रहे हैं तो वो मियाँ साहब के हवाले से ही है कि वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी जो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, पिछली दफ़ा कह रहे थे, अब वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। इसकी क्या वजह है, जबकि नून लीग ज़्यादा निशाना तहरीक इंसाफ को बनाती है, पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा तवज्जो भी इस तरह नहीं देती। अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ हैं। अफनानुल्लाह साहब, की क्या वजह है कि आपकी तरफ से उस तरह का कोई सियासी तौर पर टारगेट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि आपने भी ज़ाहिर है कराची में इलेक्शन लड़ना है, सिंध में भी आपकी प्रेजेंस है, लेकिन बिलावल साहब मुसलसल नौजवानों की बात करते हैं, वो इतना तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देखते, तहरीक इंसाफ निशाना ज़्यादा नून लीग को बनाती है, नून लीग ज़्यादा तहरीक इंसाफ को, लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मियाँ साहब कि वो मुझे क्यों निकाला से अब मुझे क्यों बुलाया, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये अब नविश्ता दीवार है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीतने जा रही है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं चौथी दफ़ा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ख्वाब टूट गए, जिन्होंने ख्वाब देखे थे कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे या उनकी हुकूमत आ जाएगी, तो ज़ाहिर है जब वो ख्वाब टूटे हैं तो उसकी तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो तकलीफ़ हालांकि हमारी जो है वजह से वो नहीं बन रहा है, वो तो ज़ाहिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस है कुछ नहीं, तो आवाम किस चीज़ के ऊपर उन्हें वोट डाले, लेकिन तो इसलिए शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो कह रहे हैं कि सिंध में जो इनकलाब लाए हैं अब वक्त आ गया पूरे मुल्क में लाने का, बिलावल ने कहा है। अगर ये बात खड़े होके ये कहें लाहौर में कि मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा, तो आप यकीन करें इनको जो 2 4 5 वोट पड़ने वो भी नहीं पड़ेंगे। वो तो आ रहे हैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं अफनान साहब, बिलावल साहब का कहा जा रहा है वो तो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले वो इलेक्शन लड़ ले, अपना शौक पूरा करें लड़ने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी जो ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि पीपल पार्टी तकरीबन सिंध से बाहर कहीं भी नहीं है। तो अब उसकी जो वजह है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, उसकी वजह हम नहीं है। तो वो ज़ाहिर है अगर वो इस नारे के ऊपर कि वो पूरे पाकिस्तान को सिंध जैसा बनाना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि उनको वोट पड़ेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करके आजमा के देख लें। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि ये जो है ये बैकफायर इनकी स्ट्रेटजी कर रही है और मजीद करेगी। अच्छा हो ये इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि इन्होंने क्या किया सिंध में पिछले 15 साल में, कैसे जो है सिंध से गुर्बत जो है उसका ख़त्मा किया, कैसे कराची के पानी के मसला हल किया, कैसे जो है वो लाड़काना और शक्कर की मिसालें पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में दी जाती हैं, जैसा वहाँ पे जो है वो रोड सिस्टम है या लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है या बाकी जैसे मामलात हैं। ये अगर बातें करें तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि हमें बिला वजह टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसकी ये कोई स्ट्रेटजी है आपके लिए, जब आप समझते हैं कि पंजाब में चूंकि उनका वजूद ही नहीं है लिहाजा वो जो मर्जी करते रहे, आपकी लीडरशिप की तरफ से कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया जाता? जाहिर है जब इस तरह टेलीविजन पर हम पूछते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन किसी जगह भी किसी कॉर्नर मीटिंग में कहीं जिस तरह मियाँ साहब की कोई स्टेटमेंट हो, कहीं कुछ भी नहीं है आपकी लीडरशिप की तरफ से, कोई भी बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तहरीक इंसाफ टारगेट।
देखिए, जो हम लोग तो अपने जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उसके ऊपर चल रहे हैं, और हम जो है उसके हिसाब से आवाम के पास जा रहे हैं। जो हमने आवाम की खिदमत की है वो किसी और ने नहीं की, कोई उसकी मिसाल ही मौजूद नहीं है, कोई करीब भी नहीं आता। तो हम तो अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो काम करेंगे। हम ना किसी को टारगेट करने की हमें जरूरत है, ना ही हम जो है वो किसी को टारगेट कर रहे हैं। हमें जो है वो सारे इसलिए टारगेट कर रहे हैं, पीटीआई हो गई, पीपल पार्टी हो गई या बाकी जमातें हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है उनको ये मालूम है कि मैदान के घोड़े हम ही हैं और जीतना हमने ही है इंशाल्लाह। इसकी एक वजह ये तो नहीं कि दोबारा आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ सकती है, जिस तरह जरदारी साहब आज भी क्रेडिट लेते हैं कि जी शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म हमने बनाया। तो अगर कल को सिचुएशन जिस तरह आप कह रहे हैं जी वो सिंध में है सिर्फ उनकी मौजूदगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है मुश्किलात हों, बलोचिस्तान में भी, तो सिर्फ पंजाब से अगर सीटें आप निकाल भी लेते हैं तो आपको दूसरों की जरूरत पड़ सकती है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि बाद में जाकर प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसलिए उनको कुछ कहा ही ना जाए। नहीं, देखिए बात यह है कि हमने 18वीं तरमीम इनके साथ मिलके की, फिर डेवोल्यूशन हुई पूरी की पूरी, हमने सूबों को जो है विफाक को मजबूत किया, जो ये तमाम चीज़ें हमने मिलके की हैं। और आगे आने वाले वक्त में भी जो है वो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो है वो मामलात को आगे लेके चलें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करके और जमातों को भी इसके अंदर आने की दावत दी जाए। तो हम तो ये समझते हैं, और आपको पता है, और हम ना हमारा बयानिया झूठ के ऊपर बनता है, ना हमें झूठ बोलने की जरूरत है, हमने तो जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करनी है। अच्छा, तो इसलिए जो है ये इनका और हमारा फर्क। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो मैंने खुद सुना है नून लीग लीडरशिप की तरफ से भी कि जी बड़ा अहम होता है कि हवा किस तरफ किया है, तो इस वक्त नून लीग के साथ है। मगर ये निगरान वज़ीर दाखिला का अचानक पहले खुद कहना कि जी मैं अगर कहीं और होता तो नून लीग में होता अगर वज़ीर दाखिला ना बनता तो, लेकिन फिर अचानक पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाना, फिर कई इलेक्टेबल्स का जाना, अभी हाल ही में साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान का जाना, तो आपको लगता है कहीं पीपल्स पार्टी भी कहीं बातचीत चला रही है अपनी? देखिए, ज़ाहिर है वो हर किसी का ये हक है ना कि वो अपनी अपनी सियासत भी करे, और वो हर किसी की का ये भी हक है कि वो ये ख्वाहिश रखे कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है, या वो जो है वो उस दौड़ में है, तो उसकी उनकी ख्वाहिश जो है वो अपने मुताबिक वो करें, इसमें कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है जमहूरी निज़ाम में यही होता है, हर कोई अपनी अपनी कोशिश करता है और कोई एक कामयाब हो जाता है। अभी तो तक जो अल्लाह ताला जिसको बेहतर समझेगा वो कर। अभी तक क्यों नहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से या काफ लीग से चीज़ें सेटल हो सकें, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि पंजाब में जो हकीकत है वो ये है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। हमारा जो है वो अल्लाह की ताला की मेहरबानी से मियाँ साहब खुद कैंपेन चला रहे हैं और इंशाल्लाह हम पंजाब को स्वीप कर रहे हैं। तो हमें जब ज़रूरत नहीं है तो ज़ाहिर है कुछ वादे हमने किए हैं, ज़ाहिर है उनको, हम तो ऐसे लोग नहीं है कि हम यूटर्न ले लें वादों पे, तो हम जो वादे हैं उनको तो हम पूरा अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर किसी की ख्वाहिश होगी तो ज़ाहिर है वो फिर हम पूरी नहीं कर सकते, और उस सूरत में फिर अलायंस नहीं होगा। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पंजाब में शायद कोई भी अलायंस की शायद ना ही हो पाए, और अगर शायद पाकिस्तान से बाहर भी कहीं पे पंजाब से बाहर भी कहीं अगर हमारा हो अलायंस, तो वो भी जो है वो देखना पड़ेगा कि वो उसकी अब कितने जो है वो मेरिट हमें फ़ायदा है उसका, कितना किसी और को है। आपने वादों का जिक्र किया अफनानुल्लाह साहब, अगर वो देखें तो अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें हमें कई जो मुनफ़ ख़वातीन थी जो तहरीक इंसाफ में थी उनकी अकोमोडेशन नज़र आती है, लेकिन जाहिर है कि कई बड़े आपके साथ जो चलने वाले मुश्किल वक्त में चलने वाले कारकुन वो नहीं नज़र आते। एक मिसाल देता हूँ, तहमीना साहिबा की, तहमीना दौलताना साहिबा बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन, और एक वक्त मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब इतना खौफजदा थे कि भाई इसका जहाज़ ही कहीं और ले जाओ, मैंने पार्लियामेंट से खिताब करना है तो ये मुश्किल न डाले। और जब कुलसूम नवाज साहिबा पर बड़ा मुश्किल वक्त था तो उस वक्त भी तहमीना साहिबा हमें साथ नज़र आती थी। तो ऐसे लोगों को अकोमोडेट ना कर पाना, या आपके लिए आप समझते नहीं कि कमिटेड लोगों के लिए मायूसी होगी कि जी मुनरिफ लोगों से चुके वादे किए थे वो निभाने हैं, तो कुछ लोग तो नाराज़ होंगे। हमने देखा अभी मेहताब अब्बासी साहब वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, जावेद अब्बासी साहब का सुना वो इंडिपेंडेंट, शाहिद खान अब्बासी साहब अगरचे वो इलेक्शंस में वो नहीं आ रहे लेकिन वो अलग खड़े। देखिए, जावेद अब्बासी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब तो हमारी टिकट भी लड़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। सेनेटर साहब एक सॉरी हाँ जी, जो एक जो मरी से गालबन वहाँ से उनका ताल्लुक है शायद। जी, जहाँ तक ताल्लुक है तहमीना दौलताना साहिबा का, उनको टिकट जो है वो मिली है प्रोविंशियल असेंबली की, और उसके अलावा जो है वो इस बात का बड़ा इम्कान है, खैर इस पे फैसला होना है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनको कहीं ना कहीं खानेवाल में भी उनकी किसी फैमिली को उधर भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने पुराने साथियों के साथ रखते हैं और साथ लेके चलते हैं, और जो है वो अब ये इसमें मसला सिर्फ ये होता है कि ज़ाहिर है
टिकट जो है वो हमेशा लिमिटेड ही होती हैं और लोग बहुत सारे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, सबको तो मिल नहीं सकती, तो फिर जिनको नहीं मिलती वो ज़रा उनके लिए कोई मुश्किल होती है। लेकिन वादे आपने कहा, आपने जिस फरमाया वादे पूरे करने हैं, कुछ अंदाजा है, कहीं बात हुई है कि कितनी काफिली के लिए कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट हो सकती है? अलायंस छोड़ दें, अलायंस तो किसी के साथ भी नहीं शायद हो, अलायंस से मुराद यही है आपकी भी कि सीट एडजस्टमेंट, तो वो 4 की बात करते हैं, 8 सूबाई असम्बली की, और ख्वाहिशों का क्या है वो तो कोई भी आईपीपी वाले कहते हैं जी 25-30 सीटें नेशनल असम्बली की हों, लेकिन उन्हें तो 18 लोग तो टोटल इस वक्त खड़े की हैं नेशनल असम्बली की सीट्स पर। तो कोई नून लीग के अंदर कोई इस बारे में डिस्कशन है कि हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, 5, 10, काफिली के लिए 1, 2, कोई इस बारे में कोई बात हो रही? देखिए इसके ऊपर ज़रा मैं स्पेसिफिक्स के ऊपर तो नहीं जा सकता टीवी के ऊपर, लेकिन ज़रा जितने वो मांग रहे हैं उतने तो हम नहीं दे सकते दोनों पार्टियां। चले आप बहुत कम रफ फिगर दे दें सर, कोई मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट दें, मसलन 1 से लेके 10 के दरमियान, 1 से 5 के दरमियान आईपीपी के लिए, काफिली के लिए, या बिल्कुल आप समझते हैं कि नहीं टाइट लिप्ड? नहीं देखिए मैं ये समझता हूँ कि काफिली की 1 या 2 सीट तो बन सकती थी, इससे ज़्यादा बनना बहुत मुश्किल हो जाता। और इसी तरह जो है वो आईपीपी का भी देखें नई पार्टी है, भी वो देखते हैं उनकी आवाम में कितनी पज़ेराई होती है, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अकोमोडेट 1-2 सीटों के अलावा मैं नहीं समझता कि अकोमोडेट जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने कैंडिडेट्स होते हैं हर जगह, हमारे ऊपर नीचे जो है वो मल्टीपल कैंडिडेट होते हैं, उनको ज़्यादा उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, तो ये देखते हैं कि क्या मामला होता है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जितनी ख्वाहिशात का इधर उधर से किया जा रहा है उसके कहीं करीब भी हम जा सकते हैं। और जो अलग खड़े होंगे, जिस तरह 8-18 सीटें हैं, चलें फर्ज कीजिए 2 पर एडजस्टमेंट हो जाती है, 16 पर अगर आईपीपी के लोग खड़े हैं, उनके पास इलेक्टेबल्स हैं वो कहते हैं, तो आप समझते हैं इससे नुकसान होगा नून लीग को भी? इसी तरह काफ लीग अलग खड़ी है, आप अलग खड़े हैं, आईपीपी भी है, तो इससे वोट जो है वो टूटेगा? देखिए बात यह है कि पंजाब की अगर आप सियासत को करीब से देखें तो पंजाब की सियासत में पिछले 40 साल से 2 किस्म के वोट हैं, एक है प्रो नवाज शरीफ वोट और एक है एंटी नवाज शरीफ वोट। प्रो नवाज शरीफ वोट जो है, अगर हमारी पार्टी फाल हो, हमें कैंपेन करने की इजाज़त दी जाए और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हो, तो हम प्रो नवाज शरीफ जो वोट है उसको हम रैली कर लेते हैं सारे को। अच्छा। जो एंटी नवाज शरीफ वोट है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन पीपल पार्टी, पीटीआई, आईपीपी और जो दीगर जो काफिली बाकी सारी जमातें हैं उसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है आप सबको तो हम अकोमोडेट कर नहीं सकते। कुछ लोग जो है वो आइडियोलॉजिकली भी ज़ाहिर है हमसे शायद तकरीर ना करते हो बहुत सारी चीज़ों पे, इसलिए जो है उसके अंदर हमें पंजाब में, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें किसी सीट के ऊपर भी ज़रूरत नहीं है किसी के साथ किसी भी किस्म का अलायंस करने की। लेकिन सर जुलाई में जो हमने लास्ट वो वादों की चक्कर में कर रहे हैं, इसके अलावा अफरान साहब पंजाब में जो हमने लास्ट अगर इलेक्शंस देखे हैं कोई, तो वो तो हमने ज़िमनी इलेक्शन देखे हैं, 20 हल्कों में देखे हैं, वहां तो सब साथ मिले, यही लोग मुनरिफ हुए, तो जो आज़ाद जीते हुए थे वो भी फिर नून लीग के टिकट पर हार गए। तो लास्ट हमारे पास तो इस वक्त अगर कोई क्राइटेरिया है जज करने का, उस लिहाज से तो आप समझते हैं सिर्फ एक फैक्टर फर्क आया कि जी मियां साहब की वापसी होगी, नवाज शरीफ साहब की, तो उससे इतना फर्क पड़ जाएगा कि ये जो इतनी परफॉर्मेंस आपकी उसमें नजर आई, वो तो उसमें तो तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा सीटें ले गई थी। देखिए एक तो ये है कि वो एक इलेक्शन पिछले साल जुलाई में हुआ था जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे और भी इलेक्शन हुए हैं जहाँ पीटीआई हारी है और उनका बहुत बुरा रिजल्ट रहा है, और उस वक्त एक इनके ऊपर कुछ मेहरबानियाँ थी कुछ लोगों की जो इनको लेके आए थे, जिसका ये फ़ायदा उठा गए, वरना वो इलेक्शन भी 15 सीटें हमने नहीं हारनी थी, 5 मतलब कि उसमें भी मेजॉरिटी हम ही जीतते। तो वो आप समझ लें कि वो जो आरटीएस बिठाया गया था 2018 में, उसी की एक कड़ी थी आखिरी इंशाल्लाह। तो उस सिलसिले में आप ये मैदान में हमारा मुकाबला ये ना इन्होंने पहले कभी कर सके ना ये आइंदा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। पंजाब में 2 ही तरह का वोट है, एक पीएमएलएन का है और एक एंटी पीएमएलएन है, तो वो कंफर्टेबल है, उनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी के साथ भी किसी तरह का अलायंस करने की, लेकिन वादे कुछ किए हुए हैं उनको निभाना मजबूरी है। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है और हमेशा सरकारी सतह पर इसको मनाया जाता है, बातें की जाती हैं, स्कूल्स भी इसके हवाले से बात होती है, हम सिलेबस में भी हमेशा बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आते हैं, बातें होती हैं, बच्चों को कायद आज़म रहमतुल्लाह के बारे में बताया जाता है। लेकिन बानी पाकिस्तान के जो अफकार हैं या जिस सोच के साथ पाकिस्तान बनाया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली और जितना वक्त उनको मिला रब ताला की तरफ से, चंद महीने उन्होंने जिस तरह चलाया, उसके हम करीब भी उसके बाद किसी भी रहनुमा को कहीं करीब भी नहीं देखते। कोई एक हमारे पास इसकी एक्सेप्शन भी नहीं है।
इसकी क्या वजह है, कहाँ गड़बड़ हुई? डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात जब हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जनाब उन्होंने काबीना में कह दिया, किसी से पूछा कि जी क्या कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने कहा जी भी चाय वगैरह पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा आइंदा घर से पी कर आएँ, ये गरीब मुल्क है, किसी को कोई चाय नहीं मिलेगी। अपना अगर खर्चा है तो अपने जेब से देते थे कि कोई सरकारी मुझे खर्च नहीं चाहिए। ये इतनी बड़ी उनकी मिसालें और बहुत सी हैं। इतने अपराइट आदमी, ऐसा इंसान जो कि मुखालफिन भी उनको मानते थे कि भाई इतना ही अपराइट ऑनेस्ट आदमी है कि इसमें कोई शक ही नहीं, झूठ भी नहीं बोलना। ये गड़बड़ कहाँ हो गई? उसके बाद कोई ऐसा लीडर के करीब भी नहीं आया। जी उसामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम बिल्कुल एक सच्चाई के साथ देखें तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के फौरन बाद ही हमारे मुल्क में उस वक्त से लेकर आज तक कभी भी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। और अकेला आदमी जो है वो तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसके लिए पूरी एक टीम चाहिए होती है। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को इतना टाइम नहीं मिला कि वो उसी तरह की हम ख्याल टीम को डेवलप कर सके। और उनका जो विजन था वो बिल्कुल सीधा सिंपल था और उसकी बेस्ड दो कौमी नजरिया था, जिसमें एक्चुअली हमने चैलेंज किया था डिक्शनरी की डेफिनेशन को। डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि कौम वो होती है जो एक जगह पे रहते हैं, एक जबान बोलते हैं, उनका तहजीब व तमद्दुन एक जैसा होता है। हमने ये कहा कि नहीं, ये थ्योरी हम चैलेंज करते हैं। हम ये कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है तो वो एक कौम है। इस बुनियाद पर हमें एक खित्ता चाहिए जहां हम अपनी तमद्दुन, अपनी तहजीब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। अगर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी एक हमारी हाइपोथेसिस थी और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अगर हम इसको साबित कर देते तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान एक जन्नत का टुकड़ा बनता, बल्कि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को लीड करते और सबको इकट्ठा करते इस बुनियाद पर। लेकिन बदकिस्मती से उनके फौरन बाद ही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अनस्टेबल हो गया और वो लोग जो मुसलसल आते रहे, उसमें इंडिविजुअल अच्छे भी होंगे मगर एक निज़ाम के तौर पर जो मुल्क के वसाइल थे उनके इस्तेमाल के सिलसिले में बददियानती, उसके इस्तेमाल के सिलसिले में निग्लिजेंस, केयरलेसनेस हुई, जिसकी वजह से ना अवामुन्नास की तरबियत हो सकी, ना खवास की कोई तरबियत हो सकी। और आहिस्ता आहिस्ता वो बुरी आदत, जिनमें पहली बुरी आदत ये कि पैसा पहली वैल्यू के तौर पर हमारी नेशन के अंदर आ गया। पैसा बहुत जरूरी है मगर ये एक मीन्स है, जरिया है किसी मकसद को हासिल करने का। लेकिन हमारे यहाँ पहले नंबर पर पैसा। अब इस वक्त हालात ये हैं कि जो शख्स बड़ी गाड़ी पे आएगा, जिसके आगे पीछे हूटर वाली गाड़ियां होंगी, जिसने बड़ी कीमती सी घड़ी पहनी होगी, वो बड़ा होगा। चाहे वो किसी मस्जिद का इमाम है, यानी किसी मजहबी फिरके का बड़ा है, चाहे वो सियासी लीडर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है। तो और दूसरी बात ये हुई कि हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में हर वो चीज जिसके साथ प्राइवेट लगा वो तरक्की करती गई, हर वो चीज जिसके साथ सरकार लगा वो नीचे जानी शुरू हो गई। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती हुई है। लेकिन साथ ये है कि ऐसी दुख वाली बातें हम मुसलसल करते रहेंगे। इसमें से अपॉर्चुनिटी को निकालना बहुत जरूरी है और उसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपकी अहलिया और आपके बच्चे, मेरी अहलिया और मेरे बच्चे, ये इस पूरे मुआशरे का एक यूनिट है। मैं और आप ये इंतजार किए बगैर कि ऊपर से नवाज शरीफ साहब, कोई जरदारी साहब या कोई और आके ऊपर से हमारे ऊपर ये करेगा, क्योंकि वो ये सब हजरात, ये जितने भी सियासी, किसी नाम लिए बगैर, मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि ये अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से नहीं पूरा कर सके। लिहाजा जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है उसमें हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने खानदान, मेरे खानदान में अगर 4 लोग हैं और मैं उन 4 लोगों को वैसा बना दूं जैसा एक पाकिस्तानी को होना चाहिए, तो इसका मतलब है मैंने पाकिस्तान की आबादी में से 4 बदमाश कम कर दिए। और ये बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होगी। तो इसलिए हम सब इस सारे यानी मसाइल के अंदर से अपने आप से शुरू करके पाकिस्तान को फिर अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं मेरे ख्याल में। ठीक, जबरदस्त बात आपकी। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि ये ना इंतजार करें कोई लीडरशिप अच्छी आएगी और हमें कोई ठीक कर देगा। लेकिन सर, जब हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को या अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, कायद-ए-आज़म यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, तो ये तो हमें नजर आता है ना कि एक सोसाइटी के लेवल पर उनके ये सोच है। आपने दुरुस्त कहा, उससे तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। और वहीं से ज़ाहिर है कि बदलना शुरू होगा, एक घर से फिर एक मोहल्ला, एक माशरा तश्कील पाएगा और फिर ऊपर तक मामला जाएगा। लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा था हमने मिसाल बनाना है इसको, और ये इस्लाम के नाम पर बना, हमने दुनिया को दिखाना था। तो ये तो हम पता नहीं क्या कर दिए इस मुल्क के साथ 75 सालों में, और ऐसे नज़र भी नहीं आता कि हम किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
इसलिए भी लोगों में मायूसी बढ़ती है। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझ समेत हमने पढ़ा, लेकिन अपने अमल में क्यों नहीं ला सके कायदे आज़म को? जी, अब इस सिलसिले में देखिए, जिम्मेदारी अगर हम थोड़ा बिल्कुल एक ऑनेस्टली देखें तो पाकिस्तान के अंदर कोई तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग होंगे जो कि 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करते हैं, जिसमें हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हमारी पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारी जुडिशरी है, जिसमें हमारा मीडिया है। आप लोग भी एक्चुअली एक पावर स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो कि फाइनेंसर्स हैं, जो कि किसी ओहदे पर तो नहीं होते, मगर वो अपनी मालत दौलत की वजह से वो चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। ये 5-6 ग्रुप्स हैं जो कि यानी एक कोई ग्रुप मुल्क नहीं चला रहा, ये 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जिनकी वजह से मुल्क के अंदर सारा निजाम चल रहा है। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर्स के लोग हैं, अगर मुझे आप इख्तियार दें और या मुझे कहें कि भाई इसको ठीक करने के लिए क्या करूं, तो मैं इन सब के पांव पकड़ूं, इन सब को कहूं, एस्टेब्लिशमेंट के हेड्स को, पॉलिटिशियंस की सारी जितनी पार्टियां हैं उन सब के हेड्स को, ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप लोग हैं उनको, जुडिशरी के टॉप लोग को और मीडिया के हेड्स को, आप लोग डायरेक्शन तय कर रहे हैं माशरे की कि भाई ये सारे लोग बैठें और ये बैठ के एक लाइन बनाएं कि ये लाइन है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की और ये लाइन है पाकिस्तान की। इस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा, सब लोग इस लाइन पर मुत्तफिक होंगे। ये हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी, ये जो हमारी सेहत की पॉलिसी होगी। इसके नीचे नीचे हम आपस में कॉम्पीट करते रहें पोजीशंस को हासिल करने के लिए। तो इस तरह का कोई नेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत है। और मैं ऑनेस्टली ये समझता हूं कि अगर कोई इस पूरे कंसेंसस को मास्टर कर सकता है, ऑर्केस्ट्रा कर सकता है या हैंडल कर सकता है, तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली बताता हूं, एस्टेब्लिशमेंट हैज टू प्ले अ बिग ब्रदर्स रोल। और इस वक्त जो है सबको इकट्ठा करके हमारे मुल्क के जो भी बड़े प्रॉब्लम है, यानी हमारा मिलिट्री और हमारी सिविलियन पावर के दरमियान जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। हमारी पॉलिसीज को, इन 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स को बैठ के सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और ये अगर बैठे तो ये कर सकते हैं सारे के सारे लोग। ठीक, अच्छा सर, चूंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमेशा नौजवानों से बहुत ज़्यादा आप देखिए कि वो इंटरेक्ट करते थे, जितनी उनकी कोशिश होती थी। एक पब्लिक से अगर इनका इंटरेक्शन है वो अलग है, लेकिन नौजवान हम उनको उस वक्त के कॉलेजेस में जाते देखते थे, उनका रावल दस्ता हमें नजर आता है। सीनियर लोग भी थे उनके साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी तवज्जो खास हमें नौजवानों की तरफ नजर आती थी। आज जब एक नौजवान देखता है कि हर दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में, हर अफसर के पीछे कायदे आज़म की तस्वीर है, कोई ऐसा दफ्तर नहीं मिलेगा, लेकिन जो नीचे शख्स बैठा है वो बिल्कुल उससे उलट काम कर रहा है, तो दिल ही टूट जाता है। नोट पर कायदे आज़म की तस्वीर है और वो नोट फिर किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो हम एक अंदर नहीं डाल रहे होते हैं, एक सोच जहां दिल ही टूट जाता है कि यहां तस्वीर पीछे कायदे आज़म की और नीचे जो शख्स उसके सामने बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म करता है। जो जिस भी जगह पर कायदे आज़म की तस्वीर है उसका मतलब यह है कि उसने सर्व करना है पब्लिक को। हर दफ्तर का मकसद यही है, पब्लिक को सर्व करना है उसने, लेकिन वो वहां बैठकर जुल्म और जबर का वहां तक रसाई ही नहीं है, वो एक उस दफ्तर में पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो ये तो हम अपने लोगों को ही नहीं मायूस कर रहे हैं कि जनाब दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा नौजवानों की बात करते हैं कि आज का नौजवान बड़ा बिगड़ गया है। मैं ये समझता हूं कि हमारा आज का नौजवान बहुत मजलूम है। हमारे इस नौजवान को जिस किस्म की रोल मॉडलिंग चाहिए थी, हम उस तरह की रोल मॉडलिंग नहीं प्रोवाइड कर सके। मैं तो जिस कॉलेज में जाता हूं, जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूं, सबसे पहले मैं हाथ बांध के सबसे माफी मांगता हूं। मैं नौजवानों को कहता हूं कि मेरी नस्ल और मुझसे जो मुत्तसिल नस्ल पहले थी, ये रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के अंदर उन तमाम सोशल फैब्रिक को खराब करने की। और मैं उनको ये कहता हूं कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके अब्बा जो थे वो शराब पी के घर में आके उधम मचाया करते थे। हम आपसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करके अपने अब्बा की को कॉपी ना कीजिएगा। इंडिविजुअल अच्छे लोग हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे नौजवानों को बहुत बुरा रोल मॉडल मिला है। और अब अगर हमने फर्ज करें दोबारा अपने हालात को ठीक करना है, तो अब हमें पेरेंटिंग पर, अपने आने वाली नई नस्लों पर काम करना पड़ेगा ताकि बेहतरी आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अब आपने हमें वक्त दिया। बहुत खूबसूरत बात के मत देखें कि जनाब फलां आएगा वो हमें ठीक करेगा, वो ऊपर ठीक नहीं है, फलां भी सही नहीं है, मैं वहाँ गया था। आप खुद अपने आप को बेहतर करें तो आपके ख़ानदान में बेहतरी आने लग जाएगी और इससे फिर बेहतरी आगे बढ़ेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।